नेशनल पर। नाजरीन आदाब। हेलो डॉक्टर की आज की इस खास पेशकश में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जी हाँ नाजरीन, आप सभी सेहतमंद रहें, आप सभी तंदुरुस्त रहें और सारी बीमारियां आपसे दूर रहें। इसीलिए इसी बात का ख्याल रखते हुए हर हफ्ते हम आपसे रूबरू होते हैं। नाजरीन, जो कुछ बीमारियां होती हैं ना, वो मौसम के हिसाब से बदलती हैं और मौसम के मिजाज को तो हम सभी जानते हैं। कभी तेज़ गर्मी, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ह्यूमिडिटी। तो ऐसे में जो बीमारियां होती हैं ना, वो हमारी सेहत पर जो है वो बहुत असर डालती हैं। और आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बीमारी है, वो एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों की वजह से एक इंसान के अंदर फैलती है, और वो बीमारी है मलेरिया। वैसे तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि मलेरिया का इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही की जाए या फिर सही वक्त पर इसकी जांच नहीं की जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है या ख़तरनाक साबित भी हो सकती है। और इसीलिए मलेरिया पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। और इस साल इसका थीम ये है कि हमें जो है मलेरिया से लड़ना है, इसे ख़त्म करना है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये जो मलेरिया है ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। और हम ये सभी जानते हैं कि मच्छर हमेशा जो भी गंदी जगह होती है, जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती, वहाँ पैदा होता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके जो आसपास की जो जगहें हैं वो एकदम साफ़ होनी चाहिए, और पानी का ध्यान रखें कि वो पानी जो है वो कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हर हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि जो आपके घर के कूलर्स हैं या जो आपके घर में गमले हैं जहाँ पर ज़्यादातर पानी इकट्ठा होता है, उसकी आप साफ़ सफाई रखते रहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि बचाव जो है, मतलब जी हाँ, सावधानी ही से बेहतर है कि हम बचाव करें। तो नाजरीन, अगर आपके भी कोई सवालात हैं अगर आज की पेशकश से मुताल्लिक, और हम ये चाहते हैं कि अगर मलेरिया के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आज का ये जो प्रोग्राम है आप पूरी तरह देखिए। और प्रोग्राम के दौरान अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम जानेंगे हेलो डॉक्टर पे बात करा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, मैं समझता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपर्ट से और उनसे जानते हैं कि मलेरिया किस वजह से फैलता है, मलेरिया जब होता है तो उसके अलामात क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये मलेरिया है। और इन्हीं सभी आज मौज़ूआत पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में है डॉक्टर्स का एक ख़ास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित बंसल, सीनियर फिजिशियन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, RML हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है सर। और हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी कुमार, सीनियर फिजिशियन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर रोहित आपसे। तो हम आज बात कर रहे हैं मलेरिया की, और पहले तो ये समझे कि हमें ये समझ आता है कि जब मलेरिया होता है तो बुखार होता है। तो मलेरिया का जो बुखार होता है वो क्या है, और वो कैसे एक आम बुखार से अलग होता है? हम कैसे समझे कि जो फीवर हमें आ रहा है वो मलेरिया है या एक नॉर्मल फीवर है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है, क्योंकि मलेरिया कोई ये आज की बीमारी नहीं है, और ये बहुत पुरानी, दशकों में कहूँ सैकड़ों साल पुरानी बीमारी है, और इसका जिक्र इवन हमारे ग्रंथों में भी है। अच्छा। तो मलेरिया का जो बुखार होता है उसका जो लक्षण होते हैं वो ये है कि काफ़ी तेज़ ज्वर आता है, बुखार, मरीज को कपकपाहट होती है, पसीना आता है बुखार उतरने के समय। इसके अलावा उल्टी होना, बदन दर्द होना, भूख ना लगना, ये और लक्षण होते हैं। खांसी भी इसका एक लक्षण हो सकता है। तो ये एक तरीके का बुखार है। इसको जो हमारे और बाकी मौसमी बुखार होते हैं उनके भी यही कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो इसका पता केवल तभी लगाया जा सकता है अगर हमारी जनता सजग है, हमारा डॉक्टर सजग है, उनको लगता है कि ये लक्षण मलेरिया के हो सकते हैं। अगर इनकी खून की जांच कराई जाए तो उसमें मलेरिया का कीटाणु अगर सामने निकल कर आता है उस जांच में,
तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये मलेरिया का केस है। तो टेस्ट के बारे में हम और डिटेल में आपसे जानेंगे। तो अभी हम यही समझे कि अगर बुखार आता है या वो ज़्यादा वक्त तक रहता है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मुझे इसमें एक चीज़ और आपको मैं ऐड करना चाहता हूँ कि काफ़ी बार हमको ये लगता है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर ठंड लग रही है बुखार के साथ तो वो मलेरिया है। अच्छा। लेकिन क्योंकि अब हम फिजिशियंस हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम देखते हैं मरीजों को, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी बुखार में ठंड लग सकती है। हाँ, ओके। अगर बुखार के साथ ठंड लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसको मलेरिया हो गया। मौसमी बुखार में भी ठंड, अगर बुखार तेज है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या ज़्यादा, तो बॉडी की ये अपने आप में एक मैकेनिज्म होता है कि वो शिवरिंग करती है, जिसको हम ठंड लगना कहते हैं। ओके। तो केवल शिवरिंग के साथ अगर बुखार है तो ये जरूरी नहीं कि ये मलेरिया ही हो। अच्छा। तो मलेरिया का पता और सिम्टम्स के साथ साथ में अगर केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ सीजनल मौसम उसके अनुकूल है, मच्छर के पनपने के अनुकूल है मौसम, तब हमारे मलेरिया के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं और ऐसे में अगर ऐसे मरीज का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो वो मलेरिया निकल के आ सकता है। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी गई है। काफ़ी अच्छे से आपने यहाँ पर बताया है मलेरिया के बारे में, और एक बहुत ही काम की बात ये बताई है कि हर जो फीवर है वो मलेरिया नहीं है। आपको उसमें ठंड लग सकती है, वो दूसरे बुखार भी हो सकते हैं। डॉक्टर अश्वनी, अभी मैं आपके पास आना चाहूँगा। मलेरिया जब होता है तो मलेरिया में बुखार भी है, बॉडी पर असर भी पड़ता है। बॉडी के ऑर्गन्स कौन कौन से इस तरह के हैं जिस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बाद में फीवर के, उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। देखिए, जो मलेरिया का बुखार है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर जब हमारे कहीं भी शरीर पे काटता है तो दो ऑर्गन को प्राइमरली सबसे पहले इफेक्ट करता है। एक तो रेड ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड के कणिकाएँ हैं, उनको इफेक्ट करता है। दूसरा इसका एक साइकिल लीवर में होता है। तो ये इफेक्ट तो ऑलरेडी जब इन्फेक्शन हो गया तो हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम ब्लड में टेस्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनका नंबर कितना है। अगर नंबर ज़्यादा है तो और ऑर्गन के फेलियर के और सीवियर मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब फेलियर के भी चांसेस बिल्कुल हैं। बिल्कुल फेलियर के भी, लास्ट में ऑर्गन फेलियर होता है, बहुत सीरियस। सर, साथ में हम ये जानना चाहेंगे, आपने नंबर का भी जिक्र किया, किस बिहाफ पे आप नंबर्स की बात कर रहे हैं? उसमें जब हम भेजते हैं स्लाइड के लिए तो देखते हैं कि 5% से ज़्यादा उसमें ब्लड में जो है वो कीटाणु हैं कि या उससे कम है, ठीक है ना। तो वहीं पे डिफिनिट हो जाता है कि ये सीवियर मलेरिया हो सकता है। ओके। प्लस दूसरी चीज़ है कि मलेरिया की जो 2-3 प्रजातियां हैं, फैल्सिपेरम है, वाइवेक्स है। अगर उसमें फैल्सिपेरम है तो ज़्यादा प्रोन है कि वो सीवियर मलेरिया करेगा, तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो है दिमाग है वो कम काम करेगा। आप कंफ्यूजन में जाएंगे, इवन आप कोमा में जा सकते हैं। आपका जब बिल्कुल जब आपका लीवर फेल होगा तो आपके जितने कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं वो नहीं बनेंगे, तो शरीर से अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। जब ये लंग को इफेक्ट करता है तो इवन सीवियर डिजीज जो बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कर सकता है, जिसमें कि आप ऑक्सीजन देने के बाद भी लंग जो है ऑक्सीजन को ब्लड में और पूरे शरीर में नहीं पहुंचा पाता है। तो इसमें क्या सर्दी जुकाम जैसे भी कुछ लक्षण आते हैं? देखिए, मलेरिया का जो प्राइमरी लक्षण है कि बुखार होगा। अच्छा। और ठंड के साथ बुखार होगा, तो ये एक क्लासिकल पिक्चर है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको मिले ही और हर ठंड का बुखार मलेरिया ही हो। एक तो मान लीजिए सीजन है और इंडेमिक एरिया है जहाँ पे मलेरिया के ज़्यादा केसेज हैं, तो प्राइमरली हम सस्पेक्ट करके उसका अर्ली ट्रीटमेंट करने का पूरा गवर्नमेंट प्रयास करती है। उसके लिए सारे ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी बनाए गए हैं लेबोरेटरी, जिनसे टेस्ट करके हम अर्ली इनको इलाज देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये रिकवर हो जाए, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। डॉक्टर, मेरे हिसाब से जब भी किसी को ऐसा होता है महसूस कि उसे मलेरिया हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है फीवर, तो उसे फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, घर पर इलाज ना करें। क्योंकि उससे ऑर्गन पे असर पड़ सकता है, उससे दिमाग पे असर पड़ सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट। तो हम ये समझे कि किसी भी बॉडी ऑर्गन्स का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपको मलेरिया और सही वक्त पर अगर इसकी जांच ना करवाई जाए। बिल्कुल, दो चीजें होती हैं। एक ये एक्यूट डिजीज है, ठीक है ना, ये हफ्ते दिन में अगर प्रोग्रेस करना होगा तो बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसलिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप इधर घूमें उधर घूमें और सही वक्त पे सही डॉक्टर के पास सही वक्त पे सही डॉक्टर के पास सही इलाज लें। तो यहीं पे डॉक्टर फाजिल आपसे भी जानना चाहेंगे कि यूनानी में जो है मलेरिया का क्या किस तरह से आप देखते हैं, क्या नज़रिया है देखने का? बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, इसी तरह से बहुत सारे फीवर्स का जिक्र है और फीवर्स की तादाद बहुत n नंबर के फीवर के डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें मलेरिया का फीवर जो है वो हुम्मा अजामिया के नाम से जाना जाता है। अजाम लफ्ज़ बेसिकली जहाँ पे गंदे पानी या कुछ ये जो
गंदी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, उससे उसकी सिमिलरिटी है और उसके नाम पे रखा गया है कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ों का होगा, गंदा पानी होगा या इस तरह के जंगल झाड़ी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये इसको नौबती बुखार जिसको कि पीरियडिकल फीवर आता है, जो चिल्स एंड टाइगर के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें सारे फीवर जो हैं वो जाड़ा दे के अगर बुखार आता है तो सारे बुखार मलेरिया नहीं होते, लेकिन इसमें ख़ास बात ये होती है कि इनकी पीरियडिकल आते हैं। मतलब एक बार इसका बुखार आया, जाड़ा दे के आया, तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के बाद, कई बार अगर वो डिफरेंट उनके टाइप्स होते हैं, कोई 12 घंटे के बाद, कोई 10 घंटे के बाद, कोई हो सकता है 24 घंटे के बाद, वो फिर वही सेम पिक्चर रिपीट करता है। तो अगर इस तरह का कोई बुखार आता है जिसमें जाड़ा दे करके बुखार आ रहा है और वो पीरियडिकल है, तो ऐसे में हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो मलेरिया का बुखार है। और फिर उसके साथ और सिम्टम्स जैसे बॉडी के अंदर पेन है, पियर्सिंग पेन होता है, हेडेक होता है, सीवियर बॉडी के अंदर पेन होता है। अगर ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो हमें लैब का सहारा लेकर के उसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको फिर जल्द से जल्द उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें। टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बंसल, यहाँ पर मलेरिया की बात हो गई है, अभी मलेरिया के बारे में आपने बताया, उसके सिम्टम के बारे में आपने बताया, किस तरह वो फैलता है, इसमें बात हुई है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा भी कहा जाता है कि ये फैलने वाली इंसान से दूसरे इंसान में जाने वाली बीमारी है, वो कैसे फैलती है, थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डालिए। जी, इसका डायरेक्ट इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन नहीं होता, बीच में वेक्टर का एक काम है। और ये वेक्टर हमारा मच्छर है। मच्छर है, तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से होता है कि जिस भी मच्छर में इसका कीटाणु है प्लाज्मोडियम जी, मलेरिया करने वाला, वो मच्छर अगर किसी इंसान को काटे, तो वो अपने काटते समय जो मच्छर का थूक होता है उसके जरिए वो इंसान की कोशिकाओं में वो प्लाज्मोडियम का कीटाणु पहुंचा देता है। जी जी। वो प्लाज्मोडियम का कीटाणु इंसान में डेवलप होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रेड ब्लड कोशिकाओं में और लिवर में वो डेवलप होता है जी। उसके बाद अगर ऐसे किसी इंसान को कोई अनइन्फेक्टेड मच्छर फिर से काटता है तो वो कीटाणु उस अनइन्फेक्टेड मच्छर में, जिसमें वो मलेरिया का कीटाणु पहले नहीं था, तो वो प्रविष्ट हो जाएगा। अब वो कीटाणु उस मच्छर में डेवलप करेगा। जी जी। तो इस तरह से इसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है कि मच्छर ही इंसान में देता है और इंसान से ही मच्छर में जाता है। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो इसी तरह से होता है। इससे बचने का कोई तरीका, कोई उपाय, कोई एहतियाती तदाबीर जिसे बोलते हैं, वो कर सकता हो कोई भी इंसान अगर मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं या मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे में कुछ टिप्स देंगे आप यहाँ? जैसे हमने हेलो डॉक्टर में आपने खुद पहले शोज करे हैं, डेंगू के बारे में भी बात होती है। तो जो मच्छर से होने वाली कुछ बीमारियाँ हैं उसमें अहम बीमारियों में ये 4-5 हमारी बीमारियाँ होती है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और फाइलेरिया हो गया। तो इसमें हमारे पास तरीका से वो सबसे बढ़िया तरीका वो यही है कि मच्छर हमें ना काटे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स, उसके बारे में बताइए प्लीज। तो इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये रहता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो अमूमन देखा गया है कि दिन में काटता है, और जो ये मलेरिया का मच्छर होता है ये सूरज ढलने के बाद शाम को और रात के समय काटता है। तो अगर आज हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो अगर मेरी ये नाजरीन से मेरी है कि जैसे जो बच्चे शाम को पार्क में खेलने जाते हैं दिन ढलने के बाद, वो कोशिश करें कि पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाएं, नीचे जूते मोजे पहने हो। इसी तरह से जो लोग हमारे जो कुछ साथी हैं जो बाहर सोते हैं खाट बिछा के, अगर वो मच्छरदानी का उपयोग करें या मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं उसका प्रयोग करें, या हम घर में ऑल आउट वगैरह या इस तरह के जो मच्छर भगाने के उपकरण हैं वो इस्तेमाल करें, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरत के जाते हैं बाहर, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं छोटे और शाम के वक्त, जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया कि शाम के वक्त ये मच्छर काटता है और उस वक्त बच्चों का खेलने का टाइम होता है, तो अपने बच्चे को जब भी बाहर भेजें उसको फुल स्लीव्स के कपड़े, पैंट्स पहना के भेजें, सॉक्स पहना के भेजें, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे और इसे किसी तरह से कोई खेलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन आप बीइंग अ पेरेंट्स आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को पूरी तरह से पैक करके भेजें। और यही डॉक्टर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 2 चीजें होती हैं कि एक जो है हाउस के बाहर कैसे प्रोटेक्ट करें, हाउस के अंदर कैसे प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज। दूसरा ये है कि हाउस के बाहर कहीं भी स्टेगनेंट वाटर है तो उसको पीरियडिकली खाली करें
नहीं हो सकता है तो उसमें एमसीडी या जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो मेडिसिन देते हैं डालने के लिए। ये भी कहा जाता है कि घर पे मिट्टी का तेल वगैरह भी डाल सकते हैं आप, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो मलेरिया का जो मलेरिया का लार्वा क्या है कि जो पानी है उसके सतह पे रहता है और उसी पे वो सांस लेता रहता है। जैसे हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो उसके साइफन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसका फर्दर लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट नहीं होता है और काफ़ी इसमें रिडक्शन होता है। उस एरिया के जो मलेरिया के केसेज हैं इस कम आते हैं। यहीं पे डॉक्टर अश्विनी एक सवाल और करना चाहेंगे, जैसे अभी हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि तेज़ बुखार, क्या ऐसा भी होता है इस सिम्टम में कि बुखार एकदम से जो है मतलब नॉर्मल हो जाता है और फिर एकदम से बढ़ने लग जाता है? देखिए, जो मलेरिया का टिपिकल बुखार हम बोलते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं इंटरमिटेंट फीवर में। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब ये होता है कि बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, जब ठीक होगा तो बिल्कुल बेसलाइन पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जबकि टाइफाइड वगैरह में इस तरह से नहीं होता। टाइफाइड वगैरह में मरीज आप सुनेंगे डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाता है लेकिन 101 रहता है, 100 रहता है, लेकिन इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी टच करता है अगर सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन ना हो तो, अगर प्योर मलेरिया है तो फिर कितने वक्त तक हम इंतज़ार करें कि मतलब एक जो नॉर्मल मेडिसिन जैसे ली जाती हैं तो कितने वक्त पर हम ये सोचें कि अब जो है हमें मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर ये एक आम बुखार नहीं है? कितने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए एक पेशेंट? देखिए, जैसे आपको एक्चुअल में ये क्लिनिकल डिजीज नहीं है पूरी तरह से जो है, जब भी आपको बुखार आता है, सीवियर बुखार आता है, तो जब भी आपको ज़्यादा बुखार आए, 102 के ऊपर आए या 104 के ऊपर आए, तो आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना होगा। अपने से आप डिफरेंशिएट नहीं करते थे। डॉक्टर देखेगा कि उस समय उस रीजन में कौन कौन से बुखार कॉमन है, उसको डायबिटीज लोकल डॉक्टर्स पे वैसे ही चलेगा और कोई भी दवाई ले ली उस वक्त यहाँ, फिर आपने कहा कि बुखार एकदम नॉर्मल बेस पे आ जाता है तो हमें लगता है कि अभी ठीक है। हाँ, वो डॉक्टर ही मतलब देख के बता पाएगा आपको कि एक्चुअल में इसको और एसोसिएटेड इन्फेक्शन है कि नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। टेस्ट बहुत जरूरी है। मलेरिया में अर्ली टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट के साथ अर्ली टेस्ट बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्ट आप कराएं तो बेटर है। बाकी डिजीज की आपको टाइम देता है ट्रीट करने के लिए, लेकिन मलेरिया आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता। तो जैसे कि डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि बुखार अगर आपका अप डाउन कर रहा है या बहुत तेज़ फीवर आ रहा है तो ऐसे नॉर्मल दवाइयाँ अपने घर से आप मत लीजिए, ना ही दीजिए इन दवाइयों को, क्योंकि आम हमें लगता है कि कोई बुखार आया तो जो एक नॉर्मल मेडिसिन है हम देना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सीजन्स के हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये सीज़न है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि सीज़न की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या सीज़न, कौन सा सीज़न समझे कि जो मलेरिया को पैदा करने वाला ये पर्टिकुलर सीज़न रहता है? देखिए, मलेरिया जो है हमारा पनपता है जहाँ पे पानी है, और पानी का स्टेगनेशन तभी ज़्यादा होता है जब आप रेनी सीजन हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, मच्छरों का नंबर भी बढ़ जाता है क्योंकि उनको ब्रीडिंग का जगह मिल जाता है, वहाँ पे स्पेस मिल जाता है जहाँ उनके लार्वा एडल्ट में डेवलप हो पाते हैं। तो इस सीजन में हाईली सस्पिशियस होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसका टेस्ट कराएं, बाकी बीमारी हम बाद में ट्रीट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे प्रिवेंटिव मेजर में, तो एक चीज़ ये है कि आमतौर से अभी मार्केट का जो ट्रेंड है कि मैक्सिमम जो ये जो मॉस्किटो के किल करने के लिए बहुत रेप्लिकेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगरबत्ती चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पे ज़्यादा फोकस लोग करते हैं। जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो है वो मच्छरदानी का या नेट का जो है का इस्तेमाल करना, अगर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट अगर मच्छर से बचने का है तो मॉस्किटो नुकसान भी कोई नहीं है, और कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं, हम मैक्सिमम ऑल आउट पे और कोई भी और चीज़ों पे जाते हैं। और इसके अलावा भी देखिए, हमारे यहाँ पहले गांव में एक आमतौर से चलन था कि शाम हुई तो शाम में घर पे धूनी जला दिया गया, काफूर लगा दिया गया, लोबान इस्तेमाल कर दिया गया, और वो चल रहा है। तो एक जनरल प्रोटेक्शन जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, भाई मच्छरदानी लगा के कोई बैठ नहीं सकता, सोने के टाइम मच्छरदानी लगाएगा, लेकिन शाम मगरिब का मतलब दिन डूबा और शाम में वो धूनी लगा दी गई तो लोग आसपास के सब उससे प्रोटेक्शन में आते थे। उनमें केमिकल्स नहीं होते थे एक तरह से कहिए, या बहुत कम मात्रा में जो भी होते थे। लेकिन अभी जो चीज़ें आती हैं उसमें कुछ न कुछ केमिकल्स होते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं। तो ऐसे में हमको कोशिश ये करनी चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड रहे हैं जैसे मॉस्किटो नेट है या काफूर की धुनी है या लोबान की धुनी है, इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा फायदेमंद। बहुत अच्छी एडवाइस किया है। और ये हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं बिकॉज कमरा बंद हो जाता है और गुड नाइट सारी रात जब जो भी
भी ऐसे हो चुके हैं इसको लेकर, हम लोग देखे भी हैं। रात में जो है जो भी हम मॉस्किटो रेपेलेंट जो भी चलाते हैं वो पूरी रात एक बंद कमरे में जो है वो रहता है, उसको वेंटिलेशन खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आजकल रैकेट्स भी आते हैं हाँ मॉस्किटो जी, की, मॉस्किटो उनका भी रैकेट्स। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हार्मफुल नहीं है। जी जी और जो आजकल मच्छरदानियां आती हैं वो भी मेडिकेटेड आती हैं। पहले जो मच्छरदानियां थे जो मेडिकेटेड नहीं थी, उसमें क्या होता था कि जैसे आपका रात में हाथ टच कर गया तो सारे मॉस्किटो बाइट वहाँ पे होते थे। लेकिन आजकल ये जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ही प्रमोट किया है कि मेडिकेटेड जो नेट्स आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज जी। हमारे प्रोग्राम को देखते हुए लगता है दर्शक के कोई सवाल हैं वो हमसे जानना चाहते हैं। हेलो 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 डॉक्टर फाजिल, यहाँ पर शायद कॉल कट गई है, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से जी। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हेलो जी जी जी। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, मैसूर से बोल रही हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपको। मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। अभी आप हाँ जी, आपकी आवाज़ एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू मुझे लग रहा है। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा ट्राई कीजिए। किसी भी मरीज को अगर मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के बाद उसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप किस तरह के खानों की एडवाइस करेंगे, उसे क्या खाना चाहिए या कुछ और जो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, कुछ बताना चाहें डॉक्टर आमतौर फाजिल? पे जो मलेरिया जो होता है तो उसके दौरान एक तो ये कि कुछ डाइटरी रेजिमेंट जो होते हैं ड्यूरिंग मलेरिया जो है आदमी क्या खाए, और एक क्या होता है कि जब उसके ट्रीटमेंट होने के बाद जब रिकवर कर जाता है पेशेंट, उस कंडीशन में जो है वो एक अलग से पोस्ट पायरेक्सियल वीकनेस जो होती है, आमतौर से देखा होगा आपने कि चिकनगुनिया के केस के अंदर होता है, मलेरिया के केस के अंदर होता है, तो वो एक डिफरेंट टाइप की जो वीकनेस होती है। तो उन दोनों कंडीशंस में चूंकि जब मलेरिया या कोई और भी बुखार किसी को होता है तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो है वो हमारे यहाँ एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है कि बॉडी के अंदर तहलील का मतलब तहल्लुल का अमल ज़्यादा तेज़ होता है। तो ऐसे में जो बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी में जो वो चीज़ें हम इस्तेमाल कराते हैं जो कि उनको आसानी से, तो किस तरह की चीज़ों की एडवाइस करना ऐसे में हमको चाहिए कि उनको वेजिटेबल्स के सूप दें, और अगर वो नॉन वेज ले सकते हैं तो नॉन वेज सूप दें। वेजिटेबल में हम आमतौर से उनको तुरई है, कद्दू है, और इस तरह की चीज़ों का हम उनको इसका सूप इस्तेमाल कद्दू का भी आपने जिक्र किया, तो कद्दू ऐसे में बड़ा फायदा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा ठंडा होता है और वो आसानी से उसको डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसका सूप देना। और अगर कोई नॉनवेज लेता है तो उसको नॉनवेज का हम सूप देते हैं। तो ऐसे में उनकी बॉडी जो है उनको आसानी से एब्जॉर्ब करती है और उनको उससे उबरने में आसानी होती है। ओके, तो ये फूड हैबिट जो है उसकी जो वो लेगा बीमारी के बाद काफ़ी उसको कारगर होगी और उसकी सेहत बनती चली जाएगी। जी, बनती चली जाएगी। और बाद में जो है हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं जो अर्कियात हैं, जैसे जो है अर्क गाजुमा करके आता है, जिक्र हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, अभी आप जिक्र कर रहे थे टेस्ट के लिए, तो ऐसे कौन से कॉमन टेस्ट है जो हमें करवाने चाहिए, और ऐसे क्या कुछ टाइप्स भी हैं टेस्ट के कि अलग अलग टेस्ट यहाँ इसके हम लोग देखें कि वो भी अवेलेबल हैं? जी, इसमें प्रमुखता इसमें हम खून की जांच करते हैं। ओके। और खून की जांच में हम ड्रॉप ऑफ ब्लड लेके उसका स्मीयर बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो वो जो इसका पैरासाइट होता है मलेरिया का वो हमको सीधे दिख जाता है। अच्छा। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप सीधे आंखों से देख के पता लगा सकते हो कि वो कीटाणु ब्लड में है और मलेरिया कॉज कर रहा है। ओके। तो एक तो ये टेस्ट होता है, बट काफ़ी जगह पे ऐसे होते हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे ये माइक्रोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर कि कुछ टाइम लग सकता है, तो वहाँ पे हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी आ गए हैं। ओके। जैसे कि बाकी हम कोविड का भी टेस्ट करते हैं, तो उस टाइप की एक छोटी किट होती है जिसमें अगर ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला जाए तो वो कुछ समय में ही बता देता है, 5 से 10 मिनट में,
कि खून में इसका एंटीजन यानी कि कीटाणु है या नहीं है। तो ये तो बहुत इजी मेथड हुआ और हमें लगता है कि घर के अंदर भी हम लोग इसका मतलब टेस्ट कर सकते हैं या लैब्स में ही अवेलेबल? ये लैब्स में ही होना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस पे ही होना चाहिए। ओके, मतलब घर पर हम इसका मतलब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इजी टेस्ट अवेलेबल हैं। उस टेस्ट में भी 2-3 चीज़ें हमें रीड करनी होती हैं कि उसमें मलेरिया है तो कौन सी स्पीसीज है। अच्छा, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे। जैसे 2 मलेरिया की स्पीसीज हैं तो डेंजरस वाली तो नहीं है, फैल्सिपेरम वाली तो नहीं है। ओके। और दूसरा जो हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं ना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो उसमें ये भी दिखता है कि इनका नंबर कितना है, ज़्यादा है कि कम है। जैसे आपने भी पहले भी जिक्र किया था। अर्ली हमें जो है उसका ट्रीटमेंट, अर्ली प्रॉपर मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने ज़्यादा जरूरी हो जाता है उस कंडीशन। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं नंबर ज़्यादा है या ये खतरनाक वाला तो नहीं है, तो उस केस में क्या हमें हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है? अगर हमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे मान लीजिए कि आदमी ठीक से किसी से पहचान नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, ओके, या उसका जो है यूरिन एडिक्वेट नहीं हो रहा है, पानी पी रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब एडिक्वेट नहीं हो रहा है का मतलब कहीं ना कहीं वो किडनी को अफेक्ट कर रहा है। ओके। या आंखों में कहीं पीलापन दिख रहा है, कहीं लिवर फेलियर तो नहीं हो रहा, जॉन्डिस तो नहीं हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर तो कम नहीं हो रहा है। अगर इस तरह के अगर सिम्टम लगते हैं या बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, अपने से उठ नहीं पा रहा, तो फिर इमीडिएट आपको हॉस्पिटल में एडमिशन करना होगा। ओके। डॉक्टर बंसल, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कोई पहले से बीमार है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या लीवर की परेशानी है, ये कोविड में भी देखा गया है इस तरह का, तो उन लोगों पर ज़्यादातर चीज़ें हावी हो जाती हैं। जी, अगर हम कोविड की बात करें, ये भी देखा गया है, अच्छी तरीके से इसका रिकॉर्ड है। जी। तो यहाँ पर अगर कोई पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है या परेशान है, तो उसको क्या मलेरिया ज़्यादा अपनी जद में लेगा, ज़्यादा बीमार होने के चांसेस रहेंगे उसके? जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी अपनी प्रतिरोधक क्षमता सबसे ऊपर होती है। मुझे लगता है किसी भी दवा की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी, किसी भी इम्यूनिटी दवा के से ऊपर अभी हम ज़्यादा। चर्चा करेंगे। आपसे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं और आप अपना नाम बताइए? जी जी, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए और से बात कर रही हूँ। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए, वो आपको सुन रहे हैं। मैम मेरा सवाल ये है, आजकल कोविड के बाद से ना बच्चों पे ऑलरेडी जी जी, सवाल जी। सवाल ये है कि आजकल कोविड की वजह से ऑलरेडी बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो मलेरिया पे और क्या हम लोग को ध्यान रखना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, जिससे कि मतलब लाइक बेसिक प्रिकॉशंस जानना चाह रही हूँ आपसे। जी, आप छोटे बच्चों के लिए या सभी उम्र के लिए आप जानना चाहती हैं? 14 साल तक के। 14 साल, अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। डॉक्टर बंसल, आप क्या देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमने जैसे अभी शो में पहले भी डिस्कस करा था कि मच्छर से बचने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल नेचुरल तरीके की बात करें जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता मच्छरदानी से अच्छा कोई और विकल्प है, जो कि ईज़िली अवेलेबल भी होता है, लंबे समय तक भी चलता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और अगर आप मच्छरदानी में, ये जैसे हमने पहले भी बात करी कि जो एनोफिलिस मच्छर होता है मलेरिया का, ये रात के समय ज़्यादा काटता है, दिन में इसके केसेस नहीं होते। तो जब हम सोते हैं तो अगर हम अपने बेड पे मच्छरदानी लगा रहे हैं तो हमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसमें हमारा कोई केमिकल एक्सपोजर भी नहीं होता। इसके अलावा जैसे आपने स्पेसिफिकली बात करी कि बच्चों में किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम सिंपल मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो इसमें हमको ध्यान यही रखना है कि बच्चों को जैसे शाम के समय खेलने जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, पार्क में अक्सर झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों में हमने देखा है कि बहुत मच्छर हो जाते हैं शाम ढलने के बाद और काफ़ी संख्या में मच्छर हो जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत झाड़ियों के पास ना जाएं, फुल स्लीव के कपड़े अपने पहने और पूरे कवर्ड हों और बहुत देर रात तक वो बाहर ना रहें। तो चलिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से फरहान जी हमारे सभी एक्सपर्ट ने हमें अभी जिस तरह से अभी तक मलेरिया के बारे में हमें बताया, तो क्यों ना एक रिपोर्ट के ज़रिए भी हम देखें और अच्छे से और समझें मलेरिया के बारे में। तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, सेहतमंद रहने के लिए हमारी तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद हमें जिंदगी भर मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाहिक रहता है। इनमें से कुछ बीमारियां मौसम की तब्दीली के साथ साथ हमारी लापरवाही और एहतियात में कमी की वजह से भी होती हैं। इसी तरह की एक बीमारी है मलेरिया, जो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया खून को मुतासिर करने वाला मर्ज है जो कि एक पैरासाइट से मुतासिरा मच्छर के काटने से फैलता है।
ये मच्छर अपनी खुराक इंसानी खून से हासिल करता है और अगर कोई मुतासरा मच्छर इंसान को काट ले तो ये बीमारी इंसान में मुंतकिल हो जाती है। काबिल गौर है कि मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला मर्ज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर मलेरिया से मुतासरा किसी शख्स को मच्छर काट ले और उसके बाद वो किसी और शख्स को काटे तो उस शख्स में भी मलेरिया के जरासीम दाखिल हो जाते हैं। इसीलिए मलेरिया से बचाव के लिए खास एहतियात की जरूरत होती है। मलेरिया की शिद्दत और नौइयत पैरासाइट्स की किस्म पर मुनहसर होती है। खून में शामिल होने के बाद पैरासाइट की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और इस पैरासाइट की असल जगह इंसान का जिगर होता है। ये पैरासाइट खून में दाखिल होने के बाद हमारे रेड सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर मलेरिया ज्यादातर गर्म इलाकों और गर्म मुल्कों में पाया जाता है और अफ्रीका, एशिया, मशरक़ वुस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती अमेरिका में एक बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर होते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 350 से 500 मिलियन अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं और तकरीबन 3 मिलियन अफराद इस मर्ज से हलाक हो जाते हैं। ये आदतशुमार इस बीमारी के संगीन शक्ल इख्तियार करने की जानिब इशारा करते हैं और इस बीमारी से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दामात की जरूरत को भी उजागर करते हैं। मलेरिया की अलामात इससे मुतासिर होने के कुछ दिन के बाद जाहिर होती हैं और इसमें बुखार, कपकपी के साथ सर्दी लगना, सर दर्द, मतली, उल्टियां, डायरिया, शदीद कमजोरी, पेट, कमर और जोड़ों का दर्द, खांसी और घबराहट शामिल है। मलेरिया को ज्यादातर गुर्बत और गंदगी से मुंसलिक किया जाता है और इसके ज्यादातर शिकार इससे मुतासरा इलाके के अफराद ही होते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने घर और आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें, घरों में कूलर के पानी को भी मुसलसल साफ करते रहें, मच्छरों को आसपास पैदा न होने दें और इनसे बचाव के लिए मच्छरदानी और स्प्रे का इस्तेमाल करें। नाजरीन, इस बीमारी की संगीनी के पेश नजर हर बरस 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन भी मनाया जाता है, जिसका मकसद इससे बचाव और रोकथाम के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की जरूरत को नुमाया करना है ताकि इस बीमारी से होने वाले जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके। नाज़रीन, अभी आपने देखा हमारी रिपोर्ट के ज़रिए कि किस तरह से जो है ये मलेरिया का मच्छर फैलता है, क्या क्या हमें इसके अंदर सावधानियां बरतनी चाहिए, जो हमारी रिपोर्ट में बहुत बखूबी हमें समझाया गया है। तो चलिए अब वक्त है एक कॉलर के साथ बात करने का। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर बंसल, आपसे यहाँ बात हो रही थी इम्यूनिटी को लेकर। इम्यूनिटी बहुत अहमियत रखती है किसी भी इंसान की सेहत के लिए जी। तो एक तो मुझे इम्यूनिटी के बारे में बताइए कि इम्यूनिटी किस तरह से इफेक्ट डालती है, और दूसरा बात ये है कि किन लोगों को मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी, वो हमारा सवाल पहले बीच में रह गया था तो मैं उसी को पूरा कर लेता हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि किसी भी दवा से जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जैसे कि जो हमारे मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या जो हमारे कैंसर ग्रस्त मरीज़ हैं, उनमें हमारी नेचुरली बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर ऐसे मरीजों को मलेरिया का मच्छर काटता है और वो मलेरिया की बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस को, जिनको हम की सीवियर मलेरिया कहते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी के चांसेस ऐसे मरीजों में ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा सवाल था आपका, वो ये था कि क्या सभी को मलेरिया हो सकता है? तो टेक्निकली हाँ, किसी को भी मलेरिया हो सकता है। जिसको मच्छर काट गया, जिस मच्छर में मलेरिया के कीटाणु और उसको काट लिया, तो मलेरिया होने के चांसेस हैं। लेकिन एक ख़ास स्ट्रेटा है जिसमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, जो लोग बाहर खुले में सोते हैं, खाट में बिना मच्छरदानी के सो रहे हैं, तो उनको काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि मॉस्किटो बाइट हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे मजदूर भाई हैं, जैसे घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, वहाँ पे अमूमन देखा गया है कि पानी का इस्तेमाल भी होता है, कंटेनर्स भी पानी के होते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं वो मच्छर के लिए। ऐसे में वो लोग बेचारे, हमारे गरीब जो हमारा मजदूर भाई है, बहनें हैं, वो बाहर सोते हैं, उनको काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि मच्छर काट जाए। इसके अलावा जो हमारे रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो कि जैसे हम देखते भी अमूमन रिहायशी इलाकों में कि जो फल बेच रहे हैं,
तो वो अक्सर नाले के पास खड़े होकर फल बेचते हैं और देर रात तक शाम तक अपना फल का कारोबार करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि मच्छर काट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मच्छर के काटने की। तो ऐसे लोगों को ज़रूरी है कि वो अपना खास ध्यान रखें। उनको फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनने हैं, पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, उसमें शॉर्ट्स पे नहीं घूमना, पूरी पैंट होनी चाहिए। तो अगर इन बेसिक बातों का हम ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ये बात हम बिल्कुल बार बार हम ये आपको ये इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि यही एक तरीका है कि किस तरह से जो ये मच्छर हमें काटता है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए बार बार हम आपको यही कह रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकले फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकले, पूरे पैंट्स, पूरे शूज़, अपने पैरों को पूरी तरह से कवर, अपने हाथों को कवर करके निकलें। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं नैन्सी हूँ। जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, मेरा सवाल ये है। जी, मेरा सवाल ये डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब जी। हाँ जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अगर मच्छर जब काटता है जिसके पास अगर मच्छरदानी ना हो तो इसके अलावा क्या ऑल आउट, गुड नाइट या कोई भी स्प्रे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं घर में? जी बिल्कुल, अभी इस सवाल का जवाब दिया गया था, लेकिन आपने पूछा है तो आपको दोबारा हम बताएंगे डॉक्टर। जैसा कि हमने बताया था आपको कि मच्छरदानी अगर नहीं है तो किसी और चीज़ के जरिए, जाहिर है कि अगर आपके पास मच्छरदानी नहीं है तो ऑल आउट है, अगर और इसकी अगरबत्ती आती हैं और भी चीज़ें इस तरह की आती हैं, धुनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो वो जब मच्छरदानी नहीं है तो उसको कर लें, लेकिन बेहतर होगा कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो होगा उसी का होगा। न होने की सूरत में आप ऐसे कोई भी चीज़ जो ऑल आउट की शक्ल में आती है, मच्छर ओडोमास की शक्ल में आती है या और भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें आती हैं जो क्रीम आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी, हम देख रहे हैं मलेरिया जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और हम 2021 का देखें तो उसमें काफ़ी जो डेथ रेट है वो बढ़ रही हैं। तो क्यों ये इतना ख़तरनाक रूप ले रहा है? और बचने का तरीका तो हम सभी बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों इसके केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जो मलेरिया शुरू से काफ़ी पुरानी बीमारी है जी, उसको पुराने समय पर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, चाहे इंसेक्टिसाइड के थ्रू करती है, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू करती है, मेडिसिन के थ्रू करती है। लेकिन कोई भी जीवाणु या कीटाणु बहुत दिनों तक अगर परसिस्ट करता है, इसका मतलब कि इन चीज़ों के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। ओके जी। तो अगर वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है तो ये हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं धीरे धीरे कम हो जाती हैं और वो अपना जो है ब्रीडिंग बढ़ाता जाता है इनके अगेंस्ट। तो उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद हमें जैसे नई मेडिसिन आती हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे हमने पहले DDT का हम यूज करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया तो उसकी स्प्रे वगैरह कम हो गया। तो इसलिए मलेरिया दोबारा रिसर्जेंस हुआ। फिर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि 2030 तक इसमें 3 स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया है, इन्वेस्टमेंट करने की, इनोवेशन करने की, इम्प्लीमेंटेशन करने की, जिसके बेसिस पे ये हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक मलेरिया को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे इंडिया। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी। तो वही जो नई टेक्नोलॉजी जैसे हमने बताया पुरानी इनइफेक्टिव हो जाती है, नई को याद करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और स्ट्रेटेजिकली उसको हम जो है लागू करें हर जगह जहाँ भी हमारे इंडेमिक एरिया हैं पूरे कंट्री में लागू करें। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो करके दिखा चुकी हैं कि जीरो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना ज़रूरी है। और जी, सरकार तो अपनी कोशिशें पूरी तरह से कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिशों के साथ ये बेहद ज़रूरी है कि आपका भी साथ हो, क्योंकि जब दोनों मिलके किसी मुहिम में आगे बढ़ते हैं तो वो जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। जी, तो डॉक्टर रोहित, अगर हम बात करते हैं सरकारों की, जैसे हम तो किस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इसको लेकर क्या क्या कदम उठा रही है सरकार कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए? जी, पहली बात तो जैसे डॉक्टर अश्विनी ने भी बताया कि ये आज की बीमारी नहीं है। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये केवल भारत में सीमित नहीं है। अगर हम अफ्रीकी देशों की बात करें तो फैल्सीपेरम मलेरिया की हमने बात करी, तो वहाँ तो मोर्टेलिटी, क्योंकि अफ्रीकी देश उतने शायद डेवलप भी नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवा उतनी डेवलप नहीं है, तो वहाँ तो मोर्टेलिटी रेट वाज इवन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अफ्रीकी देशों में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो वर्ल्ड ओवर इस पे काम चल रहा है। जी। बल्कि अभी तो मलेरिया की वैक्सीन पे भी काम चल रहा है, जिस तरह से इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि वैक्सीन का जो मुझे लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से चार्ट के अंदर जो है वैक्सीनेशन या फ्लू का जो है वो शुरू हो जाता है उनके चार्ट उसके अंदर। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन अभी तक उतनी
इफेक्टिव इजाद हो नहीं पाई है। लेकिन फिर भी एक मलेरिया की वैक्सीन इजाद हुई है जो कि अभी अफ्रीकी देशों में जिसका शोध किया गया है और उसके अभी परिणाम आने भी हैं जी। उम्मीदें हैं कि आगे चल के, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा जरूरी होगा अगर हमारे हाथ में एक इफेक्टिव वैक्सीन है तो, क्योंकि आप कितना भी कर लो, मच्छर को काटना है तो वो काट के जाएगा ही। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड मैं कराना चाहूँगा डॉक्टर बंसल से। डॉक्टर बंसल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि सरकारें अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। हम अपने सिटी की बात करते हैं, यहाँ पर सब लोग, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो अगर हमारे जो देहात का एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पर अभी भी थोड़ी कमी है। सरकारें वहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कई इस तरह की वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं। ये बताइए वहाँ किस तरह की और काम किया जा सकता है, या वहाँ के लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो कैसे इस बीमारी से बाहर आए या इससे बचाव कर पाएं अपना? देखिए, जिस तरह से आपने भी कहा, दो तरह से इस पे काम हो सकता है। एक तो सरकार के लेवल कर रही है, सरकार तो अपना काम कर रही है, और दूसरा आम आदमी अपने लेवल पे क्या कर सकता है। जी, वही मैं बात करना चाहता हूँ। तो सरकार तो अपनी तरह से पुरजोर लगी हुई है, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मलेरिया ऑफिसर भी बनाया हुआ है, मलेरिया ऑफिसर, जो कि लगातार हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से नंबर्स कलेक्ट करता है कि कितने मलेरिया के केसेस हैं, कितनी डेथ हुई हैं, और उसके अलावा मलेरिया कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अपने लेवल पे बात करें, कम्युनिटी लेवल पे बात करें, तो एक प्रोटेक्शन तो हम अपने घर में किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, हमने देखा जैसे आपने गाँव की देहात की बात करी, तो वहाँ पे ओपन पॉन्ड्स होते हैं, वेल्स होती हैं जो यूज नहीं हो रही, ऐसे ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं मलेरिया के मच्छर, खुले में सो जाते हैं, खुले में एनोफिलिस। जी। तो उसमें यही है कि एक मुहिम चलाई जाए, स्प्रेइंग, जैसे स्पेस स्प्रे कहते हैं, कि एक स्पेस स्प्रे कराया जाए जिससे कि बड़े एरिया को कवर कराया जा सके। इसके अलावा जब मलेरिया को ऑनसेट होता है, वैसे तो एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जैसे हमने पहले बात करी, बरसात में मलेरिया के मच्छर मिलते हैं, बरसात में मलेरिया के केसेस मिलते हैं, लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे साल मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। जी। वो बात अलग है कि बरसातों में ये केसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन नाजरीन को ये भी देखना पड़ेगा कि बरसात नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आजकल गर्मी में मलेरिया का केस नहीं हो सकता, है ना। तो ये है कि हम समय समय पे मलेरिया के जब केसेस बढ़ने लगते हैं किसी इलाके में, तो अपने घरों में बाहर उसका स्प्रे करें प्रॉपरली, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, चाहे वो DDT हो, मेलाथियन हो। सरकारी मुहिम भी चलती है जहाँ पे आके बताया जाता है कि हम स्प्रे कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको बस यही करना है कि हम सहयोग करें, हम सरकार के साथ सहयोग करें, अपने घर में स्प्रे कराएं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मलेरिया को कंट्रोल करने में हो सकती है। जी, आप कुछ कहना देखिए, जो गवर्नमेंट है 3-4 चीज़ों पे मेनली फोकस करते हैं जो उसके अंडर में है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें वैक्सीन प्रोड्यूस करना है, उसमें रिसर्च चल रहा है। दूसरा जो रिसर्च चल रहा है, जो इसका मलेरिया का जो प्रोडक्शन होता है नर मादा के मिलने से होता है, तो उसमें एक टेक्निक ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नर को स्टेराइल कर दें ताकि वो मादा के साथ मेट न कर पाए, इससे उनका प्रोडक्शन कम हो। दूसरे लेवल पे ये चल रहा है। और तीसरा लेवल ये चल रहा है कि जहाँ भी पॉन्ड्स वगैरह हैं, जहाँ पे जिसको हम स्टेराइल नहीं कर पा रहे, उसमें पर्टिकुलरली एक प्रजाति की फीस आती है, गमूसिया, और एक और प्रजाति आती है, उनको वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी डालती हैं जो लार्वा को खा जाती हैं। तो 3-4 लेवल पे गवर्नमेंट काम करे, फिर भी हमें अपना बचाव फिर भी रखना है, तभी ये सक्सेस हो पाएंगे। तो इसमें ये भी ऐड करिए आप कि क्या मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है या कुछ और भी इसकी वजह है? चलते चलते हमें ये जरूर बताइएगा। नहीं, बिल्कुल साफ है कि ये मच्छर के काटने से ही होता है, काटने से ही होता है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि मलेरिया और किसी मेथड से फैलता है। डॉक्टर फाजिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, हमने हर तरह की बात की, आप यूनानी मेडिसिन में देखते हैं, तो आपका क्या नज़रिया है कि आप क्या मानते हैं कि किस तरह से प्रिकॉशंस यूनानी के नज़रिए से? प्रिकॉशन में देखिए, जो मतलब प्रिकॉशन है, सबसे बड़ी प्रिकॉशन तो हमको ये लेना है कि अभी भी हमको मास लेवल पे जो अवेयरनेस कैंपेनिंग चलानी है वो ज़रूरी है कि अभी भी हमारा आबादी का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जो है, अभी भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, कैंपेनिंग होती हैं, उनको उस तरीके से नहीं ले पाता जैसे लेना चाहिए। और नतीजा ये होता है कि एक बड़ी आबादी जब आपकी इसके ताल्लुक से अवेयर नहीं है तो उसको ये डिजीज़ फैलती है, और जब वो फैलती है तो वो समाज का हिस्सा है, जब उसको फैलेगी तो फिर अल्टीमेटली वो बर्डन जो है पूरा सोसाइटी पे आता है। तो अवेयरनेस पर हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और साथ साथ ये करना होगा कि जिसको बुखार हुआ है और वो बुखार अगर जाड़ा दे करके आ रहा है और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर रिपीट कर रहा है, तो उसको एक माइंड में रखना चाहिए कि उसको मलेरिया को रूल आउट करना है।
ऐसे में उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ताकि वो ये बात क्लियर हो जाए कि अगर मलेरिया है तो उसका टाइम पे इलाज हो जाए, और नहीं है तो फिर उससे बचा जा सके। बिल्कुल, तो सही वक्त पे सही इलाज बेहद ज़रूरी है। यही हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो आप एक छोटा सा मैसेज अगर ऐड कर दे तो। मेरे हिसाब से हर किसी को अवेयर होना है, और जब भी उसको बुखार आता है उसको उस बुखार आने पर उस पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन स्कीमों का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इस मर्ज से बचाएं। डॉक्टर अश्विनी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्ली इसका इंटरवेंशन बेटर है। जो हमारा एक पॉइंट छूट रहा था वो था कि प्रेगनेंसी जो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने को प्रिवेंट रखें, फ्यूचर बच्चे को प्रिवेंट रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है ना वो नेचुरल इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन होती है। उसमें आम आदमी की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा सीवियर होने के चांस रहते हैं मलेरिया के। ओके, क्योंकि इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, नेचुरल इम्यूनिटी कम होती है उसमें। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ एक चीज़ आपसे और बहुत छोटे में जानना चाहूँगी, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो जैसे आपने कहा अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन तो है नहीं, लेकिन कोई तो एक तरीका होगा कि जिससे जो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस स्पेशली अगर हम सीज़न की जैसे अगर बात करते हैं कि तो उस पर्टिकुलर सीज़न में क्या कौन सी ऐसी हम वैक्सीन बच्चे को दे सकते हैं जिससे कि वो उसको उतनी दिक्कत ना आए जितनी कि मतलब नॉर्मल एक आती है? देखिए, अगर हम अपना समय पे पौष्टिक आहार लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद पूरी करते हैं, तो एक बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप में ही। मैं बच्चों की बात करना चाहूँगी, तो वो ये पौष्टिक आहार में मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्लीप और पौष्टिक आहार एक नेचुरल इम्यूनिटी का काम करता है। इसके अलावा मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि मलेरिया खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन इसमें जो एक रे ऑफ सन है वो ये है कि हमारे पास प्रभावी दवाइयाँ हैं। अगर समय रहते दवाइयाँ मिल जाती हैं तो मलेरिया का 100% इलाज संभव है। ओके, तो यही आपका मैसेज भी रहेगा। जी बिल्कुल। तो आज हमने बात की मलेरिया पर, जाना कि किस तरह से ये आम बुखार से अलग है, कैसे पहचाने मलेरिया क्या है, और जो छोटी छोटी बातें जो हैं हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताई हैं उसको एक बार आपसे शेयर कर लेते हैं। तो सभी का ये कहना है कि जैसे ही अगर आपको बुखार आता है, स्पेशली जो सीज़न अगर हम समझते हैं कि ये मलेरिया का सीज़न चल रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, जांच करवाइए, अपना टेस्ट करवाइए। छोटे से टेस्ट करवाने से कोई नई प्रॉब्लम होगी, अगर वो नेगेटिव भी आता है तो इट्स गुड फॉर यू, बट अगर पॉजिटिव आता है तो इलाज समय पर बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खास करके बच्चों के लिए ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो आप उनका ख्याल रखें, उन्हें पूरी तरह से कवर करके बाहर भेजें, या जो भी पैचेस हैं या कुछ भी स्प्रेज वगैरह जो भी है बच्चों को पूरा अच्छे से कवर करके उनको बाहर भेजें। बैलेंस डाइट लेते रहें, एंड स्पेशली अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो इसमें जो कि इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, तो इस टाइम के ऊपर आप अपना खास ख्याल रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मलेरिया पर हमें बहुत ही अहम जानकारी दी, और यही बात है कि सावधानी ही बचाव है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यही बात है। सावधानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नाजरीन, हमारी आज की ये ख़ास पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। आप अपना ख्याल रखिए। देखिए, सरकारें अपना काम पूरा कर रही हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, हम अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें। बिल्कुल। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा, फरहान नजम, दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। मलेरिया एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पैदा होता है। मलेरिया के बुखार से जिगर ज्यादा मुतासिर होता है। कपकपी के साथ सर्दी लगना मलेरिया की बुनियादी अलामत है। मलेरिया से बचाव के लिए घर और आसपास साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अपने आसपास कहीं भी पानी ना जमा होने दें। अपने घरों के कूलर के पानी को भी लगातार बदलते रहें। मच्छरों को पनपने से रोकना ही मलेरिया से बचाव है। रात में सोते वक्त मच्छरदानी और स्प्रे का इस्तेमाल करें।